सिविलियंस में आप सभी का स्वागत है। तो पिछला चैप्टर में हमने कांग्रेस के बारे में पढ़ा था, फिर बंगाल विभाजन के बारे में पढ़ा था, है ना। हमने पढ़ा था कांग्रेस के बारे में। कांग्रेस की स्थापना होती है 1885 में ए.ओ. ह्यूम के द्वारा। उसके बाद हमने पढ़ा था बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन की घोषणा होती है 1905 में, और जैसे ही बंगाल विभाजन की घोषणा होती है उसके बाद ही, यानी कि उसी के साथ, बंगाल विभाजन की घोषणा के साथ क्रांतिकारी आंदोलन का पहला चरण की शुरुआत होती है ना। क्रांतिकारी आंदोलन की पहला चरण। तो ये सब हमने पिछला चैप्टर में पढ़ लिया था। चलिए हम लोग अपना चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत का राष्ट्रीय आंदोलन द्वितीय चरण। हम लोग पढ़ेंगे 1915 से 35 तक का कहानी, और इस चैप्टर में हम लोग स्पेशली फोकस करेंगे गांधी जी पर। यानी कि अब से जो चैप्टर शुरू हो रहा है वो एक, यानी कि उसको हम लोग गांधी युग की संज्ञा देते हैं, गांधी युग। क्योंकि अब गांधी जी के बारे में, और गांधी जी भारत के लिए, भारत की आज़ादी के लिए कितने सारे योगदान दिए थे ये तो हम सभी जानते हैं। तो गांधी जी कोई एक चैप्टर नहीं है बल्कि एक युग है। और गांधी जी का भारत आगमन से लेकर के देश की आज़ादी तक 1947 तक सारा इंसिडेंट को हम लोग अच्छे से देखेंगे आज के चैप्टर में। तो आज से हम लोग एक नया पोर्शन की शुरुआत कर रहे हैं। और अगर आप लोग वास्तविक तौर पर देखें तो मॉडर्न हिस्ट्री का वास्तविक शुरुआत आज से ही हो रहा है ना। गांधी जी का टॉपिक के साथ ही मॉडर्न हिस्ट्री का वास्तविक चैप्टर, यानी कि वास्तविक मॉडर्न हिस्ट्री, एक्चुअल में जो मॉडर्न हिस्ट्री है वो आपको फील होगा गांधी जी के बाद। तो चलिए हम लोग अब चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का द्वितीय चरण, है ना, यही है हमारा टॉपिक। तो ये चरण आपका अनेक प्रकार से महत्वपूर्ण रहा है। क्यों महत्वपूर्ण रहा है, कि ऐसा क्या खास बात है इसमें? तो इस चरण की सबसे उल्लेखनीय घटना महात्मा गांधी का भारत आगमन और उनका राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व संभालना था, है ना। जैसे गांधी जी भारत आए, और गांधी जी अपने तरीके से, यानी कि जिस तरीके से भारत देश के लिए जितने सारे आंदोलन किए थे वो सभी प्रशंसा के योग्य है ना। और गांधी जी के जितने सारे तरीके थे वही सब हम लोग आज के चैप्टर में पढ़ेंगे। और गांधी जी के जितने सारे तरीके थे, यानी कि जितने सारे राष्ट्रीय आंदोलन थे, वो देश की, यानी कि देश के आंदोलन की दशा को और दिशा को दोनों ही परिवर्तित कर दिए थे। तो वही लाइन हमने लिखा है कि इस चरण की सबसे उल्लेखनीय घटना ये है कि महात्मा गांधी जी भारत आए थे, और उनका राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व संभालना भी था, जिससे आंदोलन की दशा एवं दिशा दोनों परिवर्तित हो गई। और यहीं से राष्ट्रीय आंदोलन के गांधीवादी चरण का आरंभ हुआ था। तो ये तो हो गया एक स्टार्टिंग, यानी कि एक इंट्रोडक्शन। अब हम लोग देखते हैं प्रमुख अधिवेशन, आंदोलन एवं धाराएं। तो गांधी जी के टॉपिक में आने से पहले हम लोग कुछ टॉपिक देखते हैं, जैसे कि लखनऊ अधिवेशन 1916। पिछला क्लास में हमने मॉर्ले मिंटो को देखा था। मॉर्ले मिंटो सुधार के नाम पे, वो सुधार नहीं बोल सकते हम लोग, उसमें एक सबसे ख़राब चीज़ ये हो गया था कि मुस्लिमों के लिए अलग से निर्वाचन क्षेत्र का प्रावधान किया गया था, है ना, अलग निर्वाचन क्षेत्र। और इसी चीज़ को लखनऊ अधिवेशन में स्वीकार किया गया था। तो ये चीज़ सही नहीं था, और इसी कारण से हमारा आज जो बांग्लादेश है और पाकिस्तान है वो अलग हो गया। हालांकि वर्तमान में बांग्लादेश है, उस टाइम पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान हुआ करता था।
और इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता किए थे ना, वो किए थे अंबिका चरण मजूमदार। गांधी जी भी इसमें शामिल थे, लेकिन गांधी जी अध्यक्षता नहीं किए थे, जिस कारण से ये नौबत आई थी। देखिए, वर्ष 1916 के लखनऊ अधिवेशन में ऐतिहासिक महत्व की दो घटनाएं हुई थी। एक क्या था, तो पहली ये थी कि कांग्रेस के दोनों दल, नरम दल और गरम दल, नरम दल यानी कि इसमें नरमपंथी लोग शामिल थे, यानी कि अहिंसात्मक प्रवृत्ति के लोग, और गरम दल यानी कि उग्रवादी लोग। तो नरम दल और गरम दल पुनः एक हो गए थे। तो एक अच्छा चीज़ ये हुआ कि इसमें कांग्रेस के जितने सारे नरम दल थे, गरम दल थे, सब एक हो गए। और दूसरी ओर क्या हुआ, तो लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों में एक समझौता हुआ था। क्योंकि लखनऊ अधिवेशन है, लखनऊ में ये हो रहा है ये समझौता, इसीलिए इस समझौता को लखनऊ समझौता भी हम लोग कहते हैं। लखनऊ समझौता हमने लिखा है यहाँ पे। तो ये फैक्ट्स आप याद रख लीजिए कि इस सम्मेलन में मुस्लिम लीग के अध्यक्ष थे मोहम्मद अली जिन्ना, और कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो अंबिका चरण मजूमदार। एग्ज़ाम में आपसे यही पूछा जाएगा। और कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग को समीप लाने में एनी बेसेंट की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही। देखिए, इसमें एक अच्छा चीज़ ये हो गया था कि गरम दल नरम दल भी एक हो गए थे, और कांग्रेस और मुस्लिम लीग, कांग्रेस और मुस्लिम लीग ये दोनों एक हो गए थे। मुस्लिम लीग भी एक हो गए थे, कांग्रेस और मुस्लिम लीग भी एक हो गए थे, एकता स्थापित हो गया था। और इस एकता को स्थापित करने में जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था, यानी कि जो समीप लाने में इन दोनों को कांग्रेस और मुस्लिम लीग को समीप लाने में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, वो थी श्रीमती एनी बेसेंट। कांग्रेस और मुस्लिम लीग की यह एकता कांग्रेस लीग समझौते पर हस्ताक्षर के साथ स्थापित हुई थी, है ना। तो ओवरऑल इसमें हुआ क्या इस लखनऊ अधिवेशन में, तो इसमें एक तो ये हो रहा है कि इसमें नरम दल, गरम दल, मुस्लिम लीग और कांग्रेस, हालांकि कांग्रेस में ही नरम दल और गरम दल दोनों शामिल थे, तो नरम दल, गरम दल और मुस्लिम लीग, शॉर्ट में मैं लीग लिख दे रहा हूँ। तो मुस्लिम लीग इन तीनों में एकता स्थापित हो गई, बस इतना आपको याद रखना है। और दूसरी ओर एक खराब चीज़ ये हुआ था कि इसमें मुस्लिमों के लिए अलग से निर्वाचन क्षेत्र प्रदान किया गया था। तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग की यह एकता कांग्रेस लीग समझौते पर हस्ताक्षर के साथ स्थापित हुई, और इस समझौते को सामान्यतः लखनऊ समझौता के नाम से जाना जाता है। कांग्रेस और मुस्लिम लीग को समीप लाने में बाल गंगाधर तिलक और जिन्ना की भी महत्वपूर्ण भूमिका थी, है ना, इसका भी महत्वपूर्ण भूमिका थी, क्योंकि ये दोनों मानते थे कि केवल हिंदू मुस्लिम एकता के द्वारा ही स्वशासन को प्राप्त किया जा सकता है। सही बात है, जब तक सभी में एकता स्थापित नहीं होगा स्वशासन कैसे मिलेगा, आप थोड़ा सा खुद सोच सकते हैं, है ना। फिर लखनऊ समझौता हिंदू मुस्लिम एकता के विकास में एक महत्वपूर्ण कदम था, लेकिन मैंने आपको बताया कि सबसे खराब चीज़ क्या हो गया था कि पृथक निर्वाचक मंडल के सिद्धांत को समर्थन देने से इस समझौते से संप्रदायवाद को सुदृढ़ता प्राप्त हुई थी, यानी कि वही मुस्लिमों के लिए अलग से निर्वाचन क्षेत्र प्रदान किया गया था। अब उसके बाद हम लोग आगे की कहानी देखेंगे 1937 के बाद, जब प्रांतीय चुनाव होगा, है ना। अलग से निर्वाचन क्षेत्र दिया गया था ना, तो 1937 में हुआ था प्रांतीय चुनाव। उसके बाद की कहानी हम लोग बाद में समझेंगे। फिर जिन्ना मुक्ति दिवस मनाता है, अलग से पाकिस्तान की मांग करता है, तो काफ़ी लंबा कहानी है। उसके बीच में काफ़ी सारा चीज़ हुआ था, डायरेक्ट पाकिस्तान नहीं मांगा था जिन्ना, बहुत सारा कहानी था। तो पहले गांधी जी वाला टॉपिक हम लोग कंप्लीट करेंगे, है ना, उस टाइम तक पहुंचेंगे, फिर हम लोग देखेंगे। तो चलिए, लखनऊ अधिवेशन आपको याद रख लेना है, मोटा मोटी बात जो एग्ज़ाम में पूछेगा। तो 1916 याद रखना है,
1916 इस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किए थे? अंबिका चरण मजूमदार। मुस्लिम लीग के अध्यक्ष कौन थे? मोहम्मद अली जिन्ना। समझौता क्या हुआ था? लखनऊ समझौता। क्या हुआ था इसमें? तो कांग्रेस मुस्लिम लीग सब अलग, मतलब एक हो गए थे, अलग नहीं हुए थे। कांग्रेस मुस्लिम लीग दोनों में एकता स्थापित हो गई थी। एकता स्थापित होना क्यों जरूरी था? ताकि स्वशासन को प्राप्त किया जा सकता था। अगर सबको आपस में बटा रहेगा तो स्वशासन यानी कि स्वराज यानी कि स्वतंत्रता मिलना पॉसिबल नहीं था, है ना। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है होम रूल लीग आंदोलन। ये भी हुआ था 1916। होम रूल मतलब वही स्वाधीनता या फिर स्वराज समझ सकते हैं। तो अनेक भारतीय नेताओं का मानना था कि सरकार तब तक हमें स्वराज यानी कि वास्तविक अधिकार नहीं देगी जब तक कि उसके ऊपर जनता का दबाव ना डाला जाए, है ना। जब तक जनता का दबाव ना डाला जाए सरकार स्वाधीनता यानी कि उसको वास्तविक अधिकार नहीं देगी। और इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल अभी समझ सकते हैं, जब पीएससी एग्ज़ाम, है ना, अभी तक हम लोग का वास्तविक अधिकार नहीं मिला है, अभी तक रिजल्ट नहीं दिया गया है। तो गवर्नमेंट के ऊपर अगर सब जनता प्रेशर डालेगा तो हो जाएगा। तो उस टाइम भी यही सिचुएशन था कि तब तक वास्तविक अधिकार नहीं दिया जाएगा जब तक कि सरकार के ऊपर दबाव ना डाला जाए, क्योंकि अधिकार मांगने से नहीं छीनने से मिलता है। इसीलिए एक वास्तविक राजनीतिक आंदोलन की आवश्यकता थी। तो ये आंदोलन का कहानी तो बहुत पुराना है। तो इसी आवश्यकता को देखते हुए वर्ष 1915 से 16 में 2 होम रूल लीगों की स्थापना की गई। 2 होम रूल लीग कब? 1915 से 16 में। इसमें याद रखना है आपको कि इनमें से एक लीग के नेता थे बाल गंगाधर तिलक जी और दूसरे के नेता थे एनी बेसेंट और सुब्रमण्यम अय्यर। ये भी इंपॉर्टेंट है, एस सुब्रमण्यम अय्यर। तो ये हो गया। अब इन दोनों होम रूल लीगों ने आपसी सहयोग से संपूर्ण देश में इस मांग को प्रचारित किया कि युद्ध के पश्चात भारत को होम रूल या स्वशासन दिया जाए। सिंपल सा स्वशासन के लिए लड़ाई था। और होम रूल आंदोलन के दौरान ही तिलक ने अपना प्रसिद्ध नारा दिया था। क्या नारा था? कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। आपके लिए इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। इन दोनों लीगों ने तीव्रता से प्रगति की, है ना। और होम रूल आंदोलन की जो मांग है वो पूरे देश में विस्तृत हो गई। होम रूल आंदोलन की क्या मांग थी? बस वही एक ही चीज़, हमें आज़ादी चाहिए, हमें स्वाधीनता चाहिए, स्वराज चाहिए, है ना। इस होम रूल लीगों के विरुद्ध ब्रिटिश सरकार ने शीघ्र ही दमन का मार्ग अपनाया। अब कोई भी आंदोलन अगर होता है तो उसको दबाने के लिए भी अधिकारी सामने आते हैं। तो ब्रिटिश सरकार इसको जल्दी से दबाने का प्रयास किया और जून 1917 में एनी बेसेंट को गिरफ्तार कर लिया गया। किंतु जनता के विरोध के कारण विवश होकर सरकार ने सितंबर 1917 में उन्हें छोड़ दिया। तो ब्रिटिश सरकार इस आंदोलन को दबाने के लिए एनी बेसेंट को ही गिरफ्तार कर लिया, लेकिन जनता का फिर से विरोध हुआ और मजबूरन इसको रिहा करना पड़ा 1917 में। और तिलक जी, तो बाल गंगाधर तिलक को होम रूल लीग का प्रभाव कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रांत एवं बरार तक था। बाल गंगाधर तिलक की होम रूल लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो जोसेफ बैप्टिस्टा। और महासचिव के पद पे कौन थे? एन.सी. केलकर। ये नाम आपको याद रखना है। एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में मद्रास में अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना की और जॉर्ज अरुंडेल को अपनी इस लीग का सचिव बनाया। एनी बेसेंट की लीग से सुब्रमण्यम अय्यर, मोतीलाल नेहरू, तेज बहादुर सप्रू, बीबी वाडिया जैसे नेता जुड़े थे। ये सब सीधा सीधे फैक्ट है, आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। और अगर समझने का बात है तो होम रूल लीग आंदोलन में यही समझना है कि ये स्वराज के लिए लड़ाई था, जिसमें तिलक जी का नारा था कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, जिस कारण से होम रूल लीग आंदोलन को शुरुआत करते हैं ये दोनों। तो एक रहते हैं तिलक जी और एक एनी बेसेंट।
एनी बेसेंट को तो गिरफ्तार किया जाता है, लेकिन बाद में जनता फिर से काफ़ी ज़्यादा विरोध प्रदर्शित करते हैं, जिस कारण से उनको छोड़ना पड़ता है। बस इतना ही कहानी है, बाकी सब फैक्ट्स है आपको रटना है। किनको सचिव बनाया गया था, कौन अध्यक्ष थे, कब स्थापना हुआ था, यही सब है। एक है मॉन्टेग्यू घोषणा। ये क्या है, तो हमने नीचे लिख दिया है कि इस घोषणा में भारतीय शासन में भारतीयों की भागीदारी बढ़ाने और स्वशासन की स्थापना करने का प्रस्ताव रखा गया था, क्योंकि जितने सारे कार्यकारी परिषद थे उसमें ब्रिटिशों की बहुलता थी, तो भारतीय लोगों को वहाँ पे शामिल करने का और स्वाधीनता की स्थापना करने का प्रयास इसके तहत किया गया था, मॉन्टेग्यू सुधार के या फिर मॉन्टेग्यू घोषणा के तहत। और मॉन्टेग्यू घोषणा के बाद एनी बेसेंट ने अपनी होम रूल आंदोलन या फिर होम रूल लीग का कार्य बंद कर दिया और तिलक के वेलेटाइल चिरोल पर माल हानि का मुकदमा करने के लिए लंदन जाने के कारण यह आंदोलन नेतृत्व विहीन होकर समाप्त हो गया। तो तिलक जी के ऊपर तो कुछ मान हानि का केस लदा दिया था, जिस कारण से तिलक जी चले गए लंदन अपने केस को सुलझाने के लिए। और जब वो लंदन चले गए तो यहाँ पे कोई नहीं बचा इस आंदोलन को लीड करने के लिए, जिस कारण से यह आंदोलन ठप पड़ गया और आंदोलन समाप्त हो गया। तो इतना लंबा चौड़ा आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है, सीधा सीधी एक बार शॉर्ट समरी करते हैं जो आपके लिए एग्ज़ाम के लिए जो ज़रूरी है। तो होम रूल लीग आंदोलन 1916, ये याद रखना है। 2 चरणों में होता है, पहले चरण के नेता तिलक जी और दूसरे एनी बेसेंट और सुब्रमण्यम। नारा क्या था तिलक जी का, तो स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और वो उसको लेकर ही रहेगा। फिर हमने पढ़ा अभी कि बाल गंगाधर तिलक जी होम रूल लीग के प्रथम अध्यक्ष, तिलक जी के जो होम रूल लीग था उस लीग का जो प्रथम अध्यक्ष थे वो थे जोसेफ बैप्टिस्टा और सचिव के पद पे थे एनसी केलकर। ये इंपॉर्टेंट है। फिर एनी बेसेंट ने मद्रास में अखिल भारतीय होम रूल लीग, ऑल इंडिया होम रूल लीग की स्थापना की थी और इसमें सचिव के पद पे कौन थे, तो जॉर्ज अरुंडेल। ये आपका इम्पोर्टेंट है। फिर एनी बेसेंट के लीग में सुब्रमण्यम अय्यर थे, मोतीलाल नेहरू जी थे, तेज बहादुर सप्रू, बीपी वाडिया, इतने सारे नेता इसमें शामिल थे। चलिए अब हम लोग सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक आज का हम लोग शुरू करने जा रहे हैं और वो है हमारा महात्मा गांधी जी। तो सबसे पहले हम लोग गांधी जी के बारे में कुछ बेसिक फैक्ट्स देखेंगे जो जनरली सभी को पता ही है। तो महात्मा गांधी यानी कि गांधी जी का जन्म होता है 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के एक संपन्न परिवार में पोरबंदर नामक स्थान पर। और वो वकालत की पढ़ाई करने के लिए इंग्लैंड चले जाते हैं, लंदन, और वहाँ से वकालत की पढ़ाई को पूरी करते हैं और भारत आते हैं। तो 1892 से 1903 में दक्षिण अफ्रीका, सबसे पहले गांधी जी दक्षिण अफ्रीका जाते हैं और अपना सबसे पहला जो सत्याग्रह है वो दक्षिण अफ्रीका में ही शुरुआत करते हैं, लेकिन भारत में सबसे पहला सत्याग्रह करते हैं बिहार के चंपारण से। तो दक्षिण अफ्रीका में व्यापार करने वाले एक मुसलमान था, नाम था दादा अब्दुल्ला। तो दादा अब्दुल्ला का केस लड़ने के लिए, दादा अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने के लिए गांधी जी चले गए दक्षिण अफ्रीका। कहाँ पे? दक्षिण अफ्रीका में कौन सा जगह? तो डरबन, वहाँ चले गए और इस मुकदमे में इन्होंने सफलता हासिल की। तो देखिए गांधी जी सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका जाते हैं दादा अब्दुल्ला का केस लड़ने के लिए और केस को जिता देते हैं। तो सबसे पहला सत्याग्रह गांधी जी का सफल होता है। सबसे पहला मुकदमा जो गांधी जी का था वो सफल होता है। इस दौरान इन्होंने दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के प्रति रंगभेद नीति को स्पष्ट रूप से महसूस किया था। जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए तो वहाँ के लोग थोड़े काले काले थे, है ना, अंग्रेज़ थे गोरे गोरे, तो रंगभेद का सामना वहाँ पे करना पड़ा गांधी जी को। तो वहाँ प्रत्येक भारतीय को पंजीकरण प्रमाण पत्र लेना और यह प्रमाण पत्र हर समय अपने पास रखना आवश्यक था। वहाँ पे एक कुछ नियम था
तो वहाँ पे नियम क्या था कि प्रत्येक लोगों को, वहाँ के अपने लोगों को ही एक रजिस्ट्रेशन यानी कि पंजीकरण करना होता था, है ना, और उसी से उसको पहचान मिलता था। जबकि अंग्रेज होते थे बाहरिया, लेकिन अंग्रेज वहाँ पे ये रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते थे। तो गांधी जी इसका विरोध करने लगे और इसके खिलाफ भी सत्याग्रह छेड़ दिए। तो गांधी जी इस संबंध में एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट का विरोध किया, है ना। तो वहाँ प्रत्येक भारतीयों को पंजीकरण प्रमाण पत्र लेना वहाँ पे कंपलसरी था, यानी कि एशियाई लोगों में विशेषकर भारत के लोगों के लिए वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता था। और अंग्रेज खुद रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते थे। अंग्रेज के लिए ये सब जरूरी नहीं था, सब जरूरी था वहाँ के लोगों के लिए, भारतीयों के लिए। तो ये अच्छा नहीं था और गांधी जी इसका विरोध किए, है ना। तो ये आपको याद रखना है, एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट, ये गांधी जी इस संबंध में जो एक्ट मतलब इस एक्ट का विरोध किए थे। एक्ट क्या था? तो एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट। फिर 1894 में गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की और रंगभेद की नीति के विरुद्ध आंदोलन भी शुरू किया। और जो वहाँ पे रंगभेद हो रहा था उसका भी आंदोलन गांधी जी ने किया था। अपने सहयोगी जर्मन शिल्पकार, नाम क्या था, कॉलेनबाख, की मदद से टॉल्स्टॉय फार्म की स्थापना की। टॉल्स्टॉय फार्म यहीं पे दक्षिण अफ्रीका में ही गांधी जी ने बनाया था और वहाँ रहकर उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में ही इंडियन ओपिनियन अखबार का प्रकाशन किया और 1904 में फिनिक्स आश्रम की भी स्थापना की। तो यहाँ से फैक्ट्स निकालते हैं कुछ। तो आपको याद रखना है, एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट का विरोध गांधी जी किए थे। इसमें अंग्रेज इसमें रजिस्ट्रेशन नहीं करते थे। ये यहाँ वहाँ क्या बोलते हैं, एशिया के लोगों के लिए, खासकर भारतीयों के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता था और इसी से उसको पहचान मिलता था। और यह प्रमाण पत्र हर समय अपने पास उसको रखना पड़ता था। तो गांधी जी इसका विरोध किए थे। फिर नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना गांधी जी कहाँ पे किए थे? दक्षिण अफ्रीका में। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कौन सा अखबार का प्रकाशन किए थे? तो इंडियन ओपिनियन नामक पत्रिका का प्रकाशन किए थे गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में, सीधा ये आपको याद रखना है। और 1904 में फिनिक्स आश्रम की भी स्थापना किए थे। तो ये सब छोटा छोटा पॉइंट है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अब है गांधी जी के प्रयासों व आंदोलन के कारण दक्षिण अफ्रीकी सरकार द्वारा सन 1914 में अधिकांश रंगभेद कानूनों को रद्द कर दिया गया। तो ये गांधी जी का ही प्रयास था जिस कारण से वहाँ पे रंगभेद जैसे कानूनों को अंग्रेजों को रद्द करना पड़ा। तो बहुत बड़ी उपलब्धि है ना। तो गांधी जी का योगदान आप देख ही पा रहे हैं। फिर 1909 ईस्वी में पश्चिमी मूल्यों की आलोचना करते हुए, यानी कि वेस्टर्न कल्चर जितने सारे थे उन सबको आलोचना करते हुए हिंद स्वराज नामक एक पुस्तिका लिखी। किसने लिखी? गांधी जी ने, जिसमें सभी क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बनने की सलाह दी गई। सीधा सीधी क्वेश्चन पूछेगा, हिंद स्वराज जो पुस्तक है किनके द्वारा लिखा गया था? महात्मा गांधी जी। तो इतना सारा योगदान दक्षिण अफ्रीका के लिए आपको याद रखना है महात्मा गांधी के संदर्भ में। अब महात्मा गांधी जी का होता है भारत आगमन। तो 9 जनवरी 1915 है ना, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे और इसी दिन प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब गांधी जी भारत तो आ गए और आने के साथ ही गांधी जी तुरंत अपना आंदोलन शुरू नहीं किए थे, 1-1.5 साल रुके थे। तो गांधी जी द्वारा सत्याग्रह का प्रथम बार प्रयोग 1906 में दक्षिण अफ्रीका में ही किया था। और यह सत्याग्रह का अर्थ क्या था, मतलब क्या होता है? तो सत्याग्रह का अर्थ होता है सत्य हेतु अहिंसक संघर्ष, क्योंकि गांधी जी थे अहिंसात्मक नीति के और नरम दल के भी। तो महात्मा गांधी जब भारत आए तो भारत आगमन पर गांधी जी गोपाल कृष्ण गोखले के विचारों से सर्वाधिक प्रभावित हुए थे। गोपाल कृष्ण गोखले, क्वेश्चन बनेगा यहाँ से कि गोपाल कृष्ण गोखले कौन थे? तो गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे।
फिर है गोपाल कृष्ण गोखले के परामर्श पर ही गांधी जी ने 2 वर्षों तक, यानी कि 1915 से 16, हाँ 1 वर्ष होना चाहिए, 1 वर्ष कर लीजिए, 1 वर्षों तक पूरे देश में भ्रमण किया। तत्पश्चात उन्होंने वर्ष 1917 से 18 में 3 प्रारंभिक आंदोलनों का नेतृत्व किया था और इन आंदोलनों का विवरण निम्नलिखित है। अब देखते हैं गांधी जी का आंदोलन कहाँ पे, भारत में। सबसे पहला आंदोलन, सबसे पहला सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह। तो चंपारण सत्याग्रह के बारे में हमने पीछे चैप्टर में भी पढ़ा था, लेकिन यहाँ पे भी हम लोग थोड़ा डिटेल्स में देखेंगे। तो 1917, वर्ष 1917 का चंपारण बिहार में स्थित है। सत्याग्रह यानी कि चंपारण सत्याग्रह गांधी जी का सबसे पहला और बड़ा सत्याग्रह था। तो यहीं से सिंपल सा क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा। चंपारण में नील की खेतों में कार्य करने वाले किसानों पर यूरोपीय नील बगान मालिक अधिक अत्याचार करते थे। यहाँ पे लाइन कुछ ठीक नहीं है। चंपारण में नील के खेतों में कार्य करने वाले किसानों पर यूरोपीय लोग बगान मालिक पर अत्यधिक अत्याचार करते थे। नील बगान मालिकों पर अत्यधिक अत्याचार करते थे। ये होना चाहिए, यहाँ पे पर होना चाहिए। खैर छोड़िए, आप लोग समझ गए होंगे। यानी कि जो वहाँ पे बगान मालिक हुआ करता था उसको नील उगाने के लिए ज़बरदस्ती बोलते थे। तो वे किसानों को अपनी ज़मीन पर कितना भाग, तो 3/20, यानी कि 3 कट्ठा पद्धति हमने पढ़ा था ना, वही है। 20 भाग में से 3 भाग नील उगाने के लिए बोलते थे यूरोपीय लोग, यानी कि अंग्रेज लोग। और नील उगाने के बाद जो ज़मीन था ना वो बंजर हो जाता था, कुछ फसल उग नहीं पाता था। तो यहाँ के किसान काफ़ी, यानी कि यहाँ के किसानों की स्थिति काफ़ी ख़राब होती गई इससे। तो गांधी जी को हेल्प करने के लिए यहाँ पे बुलाया गया था और गांधी जी यहाँ पे सत्याग्रह किए थे। तो वही है, इस समस्या से छुटकारा पाने हेतु अपने किसानों ने गांधी जी को चंपारण आने का निमंत्रण दिया। फिर गांधी जी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, फिर मजहरुल हक, JP कृपलानी, नरहरि पारिख और महादेव देसाई, इतने सारे लोग थे। इतने सारों के साथ वर्ष 1917 में चंपारण पहुँचे। कौन पहुँचे चंपारण? गांधी जी। और किसानों की स्थिति की विस्तृत जांच पड़ताल की। गांधी जी ने जब जांच पड़ताल की तो गांधी जी को पता चला कि यहाँ के किसानों के साथ सही नहीं हो रहा है। तो चंपारण के ब्रिटिश अधिकारियों ने विवश होकर एक जांच समिति का गठन किया, है ना, जिसमें गांधी जी भी सदस्य के रूप में शामिल थे। तो गांधी जी यहाँ पे विरोध प्रदर्शन किए थे, अपने बातों को रखे थे। तब ब्रिटिश अधिकारी विवश होकर एक जांच समिति बनाया था और उसमें गांधी जी भी शामिल हुए थे। गांधी जी आयोग को यह समझाने में सफल रहे थे कि 3 कट्ठा पद्धति, यानी कि 3/20 भाग पर नील की खेती करने के लिए प्रथा ये समाप्त होनी चाहिए और किसानों से जो धन अवैध रूप से वसूला गया था उसके लिए किसानों को मुआवजा दिया जाना चाहिए। यानी कि किसानों के पक्ष के सारे बातों को गांधी जी यहाँ पर रखे और फाइनली गांधी जी को इसमें सफलता भी मिली। इसके साथ ही बगान मालिक अवैध वसूली का हिस्सा लौटाने के लिए भी तैयार हो गए। तो ये था महात्मा गांधी का सबसे पहला सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह। फिर है अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन 1918। देखिए ये सब सभी को जनरली पता है और बहुत ज़्यादा डीप यहाँ पे नहीं पढ़ना है हम लोग को, सिर्फ और सिर्फ एग्ज़ाम निकालने से मतलब है। मॉडर्न हिस्ट्री का वेटेज आपका सिर्फ 5 क्वेश्चन का ही है, JPSC का प्रीलिम्स एग्ज़ाम में। तो 5 क्वेश्चन को ही टारगेट में रखते हुए हम लोग चीज़ों को पढ़ेंगे। अब ऐसा नहीं है कि ये जो चंपारण सत्याग्रह है किसी को पढ़ने में काफ़ी अच्छा लगेगा तो पूरा कहानी मार इसमें पढ़े जा रहे हैं, तो वो सब कोई काम का चीज़ नहीं है। जितना रिक्वायरमेंट है, जितना फैक्ट्स बन सकता है उतना सीधा सीधे याद रख लीजिए और उसके आधार पर जो थोड़ा बहुत कहानी है उसको समझ लीजिए, बात ख़त्म। तो अहमदाबाद मिल मजदूर ये आपका 1918 से संबंधित है। अहमदाबाद मिल मजदूरों को भी न्याय दिलाने का काम महात्मा गांधी जी ने किए थे। देखते हैं क्या चीज़ है इसमें। तो 1918 में गांधी जी ने अहमदाबाद के मजदूरों
और मिल मालिकों के एक विवाद में हस्तक्षेप किया था, है ना। यहाँ पर मालिकों एवं मजदूरों में प्लेग बोनस को लेकर विवाद था। देखिए हुआ क्या था, यहाँ पे प्लेग फैला हुआ था जिस कारण से मजदूर यहाँ पे काम नहीं कर रहे थे। तो यहाँ के मालिकों ने एक वादा किया कि जो भी ये काम करेगा उसको बोनस दिया जाएगा, लेकिन बाद में मुकर गए अपनी बातों से और बोनस नहीं दिया जा रहा था। तो गांधी जी को बुलाया गया और गांधी जी इसमें न्याय दिलाने का काम किए। तो गांधी जी ने मजदूरों की मजदूरी में वृद्धि की मांग भी रखी थी, साथ ही इनके लिए शांतिपूर्वक हड़ताल का भी सलाह दी थी। यानी कि गांधी जी शांतिपूर्वक यहाँ पे आंदोलन करने की सलाह यहाँ के मजदूरों को दिया। और आंदोलन के दौरान स्वयं गांधी जी मजदूरों की ओर से आमरण अनशन किया, यानी कि भूख हड़ताल। तो गांधी जी सबसे पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग इसके लिए किया था। और गांधी जी के अनशन ने मिल मालिकों पर दबाव डाला। तो मालिकों पर दबाव बढ़ने लगा, जिससे वे मजदूरी में 35% की वृद्धि पर सहमत हो गए। और फाइनली जो यहाँ की मजदूर सब था उनकी मजदूरी को 35% तक बढ़ाने में सहमति दे दिया गया। तो अंततः गांधी जी का यहाँ भी जीत हो गया। तो अहमदाबाद मिल मजदूरों को 1918 में गांधी जी न्याय दिला दिए। और यह भी आपको याद रखना है कि गांधी जी सबसे पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग इसी आंदोलन में किया था। चलिए आगे देखते हैं। अब एक खेड़ा सत्याग्रह 1918, ये तीसरा आंदोलन गांधी जी का। तो वर्ष 1918 में गुजरात के खेड़ा जिले में किसानों की फसलें नष्ट हो गई थी। और किसानों की फसलें नष्ट हो गई थी, लेकिन गवर्नमेंट थोड़ा सा भी क्या बोलते हैं उसको, इंसानियत नहीं दिखा रहा था। फसलें नष्ट हो गई है, किसानों को खाने के लिए फसल नहीं जुट रहा है, लेकिन उन लोग को टैक्स फुल चाहिए, है ना। पैसा में कोई कमी नहीं होगा। तो गांधी जी को यहाँ भी बुलाया जाता है। गांधी जी यहाँ भी अपना आंदोलन को करते हैं और सफल हो जाते हैं। तो किसानों की फसलें नष्ट हो जाने पर भी सरकार ने लगान छोड़ने से इनकार कर दिया और पूरा लगान वसूलने का निर्देश जारी कर दिया। अतः किसानों ने आंदोलन आरंभ कर दिया और इस आंदोलन में गांधी जी ने किसानों के साथ दिया और उन्हें सलाह दी कि जब तक लगान में छूट नहीं मिलेगी, यानी कि जब तक लगान में छूट नहीं मिलती वे लगान देना बंद कर दे, है ना। कि जब तक आपको टैक्स में छूट नहीं दिया जा रहा है तब तक आप टैक्स दे भी मत करो अंग्रेज़ों को। अंततः सरकार ने केवल उन्हीं किसानों को लगान वसूलने की आदेश दिया जो लगान दे सकते थे। तो फाइनली सरकार को झुकना पड़ा गांधी जी के सामने और बोल दिया सरकार यहाँ पे कि जो सक्षम है टैक्स देने के लिए वो दे, अन्यथा ना दे। इस प्रकार यह आंदोलन समाप्त हो गया। और खेड़ा सत्याग्रह के दौरान ही सरदार वल्लभ भाई पटेल गांधी जी के अनुयायी बने थे। तो देख पा रहे हैं गांधी जी का एकदम हैट्रिक सफलता। चंपारण में भी किसानों को न्याय दिलाया, अहमदाबाद मिल मजदूरों को न्याय दिलाया, खेड़ा सत्याग्रह में भी हमने देखा कि किसानों का जो फसल नष्ट हो जा रहा था, अंग्रेज यहाँ पे टैक्स ले रहे थे ज़बरदस्ती, इसमें भी गांधी जी किसानों के खिलाफ अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ा अपनी नीति से, अहिंसात्मक नीति से, और गवर्नमेंट को झुकना पड़ा। तो गांधी जी का लगातार सफलता हो रहा था और इससे गांधी जी की उपलब्धि भी बढ़ रही थी। गांधी जी का वर्चस्व स्थापित हो रहा था भारत में। सरदार वल्लभ भाई पटेल भी गांधी जी के अनुयायी बन गए थे। गांधी जी के विचारों से सभी कोई प्रभावित हो रहे थे धीरे धीरे करके। पूरा भारतीयों का विश्वास बढ़ रहा था गांधी जी के प्रति। चलिए अब हम लोग देखते हैं रॉलेट एक्ट 1999। तो भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों के दमन करने के लिए रॉलेट एक्ट लाया गया था। अब ये क्या चीज़ था? तो 1917 में सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में सेडिसन कमेटी गठित की गई थी। एक कमेटी है सेडिसन कमेटी, और इसी समिति की सिफारिश पर भारत में क्रांतिकारी और राष्ट्रवादी भावनाओं को कुचलने का उद्देश्य से द एनार्किकल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट ऑफ 1999, शॉर्ट में रॉलेट एक्ट, ये पारित किया गया था। इसका पूरा नाम यही है,
द एनार्चिकल एंड रेवोल्यूशनरी एक्ट, क्राइम एक्ट, है ना, 1999, शॉर्ट में रॉलेट एक्ट आप याद रखिए। तो ये पारित किया गया था। अब ये एक्ट क्या था, तो इसको बिना वकील, बिना दलील, बिना अपील का कानून कहा गया था, क्योंकि यहाँ पे हमने लिखा है कि इस अधिनियम में यह प्रावधान था कि मजिस्ट्रेट केवल संदेह के आधार पर ही किसी व्यक्ति को अनिश्चित काल के लिए जेल में डाल सकता है। चलिए, कानून तो एक प्रकार से थोड़ा देर के लिए हम लोग सही मानते हैं कि शक के आधार पर आप किसी को भी गिरफ्तार कर सकते हैं, लेकिन इसका मिसयूज़ काफ़ी ज़्यादा होने लगा था। अंग्रेज अधिकारी किसी को भी पकड़कर जेल घुसा देते थे और बोलते थे रॉलेट एक्ट के तहत आपको घुसाया गया है। तो मिसयूज़ होने लगा इसका। तो गांधी जी आए और इसका विरोध किए, है ना, और इसको एक काला कानून भी कहा जाता था। काले कानून की भी संज्ञा दी जाती थी, मतलब दी गई थी, इसको दी गई थी। गांधी जी ने इस एक्ट का विरोध किया और 6 अप्रैल को जनता से इसे काला कानून के विरुद्ध देशव्यापी हड़ताल एवं सत्याग्रह करने के लिए आह्वान किया। तो गांधी जी इस एक्ट का काफ़ी विरोध किए और जनता से भी बोले कि देखिए ये एक्ट सही नहीं है, इसके लिए हमें एक आंदोलन करना पड़ेगा, लेकिन अहिंसात्मक तरीके से। तो गांधी जी की बातों को सभी माना। तो इसके लिए गांधी जी ने होम रूल लीग के नेताओं से भी सहयोग लिया, है ना, होम रूल लीग के नेता हमने ऊपर में पढ़ा था। और अंग्रेजों के विरोध हेतु सत्याग्रह सभा भी गठित की गई। तो इतना सारा कुछ हुआ। अब गांधी जी इतना सारा कदम यहाँ पे उठा रहे हैं, तो अंग्रेजों को लगा कि गांधी जी को रोकना चाहिए। तो क्या किया जाए, गांधी जी को ही गिरफ्तार कर डालो, है ना। तो गांधी जी को ही गिरफ्तार कर लिया गया 8 अप्रैल। देखिए मैंने यहाँ पे दोनों डेट लिख दिया, 8 अप्रैल और 9 अप्रैल, क्योंकि कोई कोई बुक में 9 अप्रैल भी लिखा हुआ है ना। तो दोनों याद रखिए आप एग्ज़ाम में, हालांकि दोनों नहीं रहना चाहिए। तो 8 अप्रैल को ही, 8 ही अप्रैल याद रखिए, है ना, 8 अप्रैल को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। तो गांधी जी इसमें हो गए गिरफ्तार। अब सबसे खतरनाक चीज़, जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919, ये इंसिडेंट, ये जो घटना है, इसके बारे में तो कभी भूला नहीं जा सकता, है ना। देखते हैं इसके बारे में भी। तो हुआ क्या था, 13 अप्रैल को 1919 का टाइम है, लगभग 100 साल बीत चुका है। वैसाखी का दिन था। अमृतसर के जालियांवाला बाग में एक सार्वजनिक सभा का आयोजन किया गया था और इस सभा के लोग कांग्रेसी नेता डॉक्टर सत्यपाल किचलू और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी का विरोध कर रहे थे। देखिए ये जो एक्ट था ना, रॉलेट एक्ट, उसके तहत इन दोनों नेताओं को गिरफ्तार किया गया था, सैफुद्दीन किचलू को और सत्यपाल को। ये डॉक्टर सत्यपाल जैसे गिरफ्तार किया गया था, तो लोगों का विरोध यहाँ पे हुआ था और विरोध में एक सभा का आयोजन किया था, है ना। तो अमृतसर का तत्कालीन ब्रिटिश कमांडर, नाम क्या था, जनरल डायर, इस सभा के आयोजन से अत्यंत परेशान हुआ और उसने जालियांवाला बाग के चारों ओर से घेर करके वहाँ पे एकत्रित लोगों पर गोली चलाने का आदेश दे दिया और इस गोलीकांड में हज़ारों लोगों की मृत्यु हो गई थी और काफ़ी सारे लोग वहाँ पे घायल हो गए थे। इस हत्याकांड के पश्चात पूरे पंजाब में मार्शल लॉ लागू कर दिया गया। मार्शल लॉ यानी कि सेना संबंधी कानून। तो ये था, जनरल डायर ही था जो वहाँ पे गोलियां चलाने का आदेश दिया था। अब इस घटना के समय पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर था माइकल ओ डायर, जबकि सैन्य अधिकारी था रेगिनाल्ड रिक्स डायर, यानी कि आर डायर, आप याद रखिए, शॉर्ट में आर डायर। और आर डायर ही ने वहाँ पे यानी कि जालियांवाला बाग में गोली चलवाया गया था, गोली चलाने का आदेश दिया था। जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में कवि रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपनी नाइट की उपाधि वापस ले ली, है ना। रविंद्रनाथ टैगोर जी अपनी उपाधि, नाइट की उपाधि वापस ले लिया, क्योंकि अंग्रेजों के द्वारा दिया गया था। नाइट यानी कि यहाँ पे नाइट शॉर्ट है, नाइटहुड होगा, नाइटहुड,
नाइटहुड। तो नाइटहुड की उपाधि दिया गया था जॉर्ज पंचम के द्वारा रविंद्रनाथ टैगोर जी को। तो ये अपनी वो उपाधि अंग्रेज़ों के द्वारा दी गई उपाधि वापस ले ली। इस हत्याकांड के विरोध में सर शंकरन नायर ने गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद से त्यागपत्र दे दिया। तो ये भी अच्छा चीज़ है, कम से कम विरोध तो प्रदर्शन कर रहा है। और ब्रिटेन में डायर की प्रशंसा में हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हाउस ऑफ कॉमन्स में भाषण दिए गए थे और उसे ब्रिटिश साम्राज्य का शेर कहा गया। देख पा रहे होंगे अंग्रेज़ों की हरकत। एक तो इतना बड़ा कांड करके चला गया वो, यहाँ पे सैकड़ों लोगों को मार दिया, यानी कि एक प्रकार से बोले तो जिंदा गोली चला दिया। उसके बावजूद भी ब्रिटिश में, यानी कि ब्रिटेन का जो साम्राज्य है, ब्रिटिश साम्राज्य, उसको शेर की उपाधि दिया, है ना। ब्रिटिश साम्राज्य का उसको शेर कहा गया। तो अब इतना सारा फैक्ट्स इसमें याद रखना है। जालियांवाला बाग हत्याकांड 1999 में हुआ था। बाकी सब कहानी पढ़ने के साथ ही आप समझ गए होंगे। अब इसके लिए 2 कमीशन बनाया गया था, समिति। एक था हंटर कमीशन और एक मालवीय समिति। क्यों बनाया गया था? क्योंकि इतना बड़ा कांड जो हुआ था हत्याकांड जालियांवाला बाग में, तो इसके पीछे कारण क्या था, इसके जांच के लिए 2 कमीशन बनाया गया। हंटर कमीशन में क्या हुआ, तो कांग्रेस के बार बार आग्रह पर और व्यापक असंतोष को ध्यान में रखते हुए इस घटना की जांच के लिए 19 अक्टूबर 1919 को हंटर आयोग का गठन किया गया था। आप उतना डेट याद मत रखिए, सिर्फ 1919 याद रखिए। हंटर आयोग का गठन किया गया था और इस कमीशन में भारतीय सदस्यों में चमन लाल, सीतलवाल, पंडित जगत नारायण और फिर साहिबजादा सुल्तान अहमद खान शामिल थे। इतने सारे लोग शामिल थे। हंटर कमीशन ने डायर पर कोई दंडात्मक या अनुशासनात्मक कार्यवाही की सिफारिश नहीं की। अनुशासनात्मक कार्यवाही की सिफारिश नहीं की, यानी कि यहाँ पे जनरल डायर को ही सही बताया गया। इसमें बताया गया था कि देखिए इतनी बड़ी भीड़ जो थी ना, वो अंग्रेज़ों पर, यानी कि जो भी वहाँ पे लोग थे, जितने सारे लोग गए थे गोलीबारी करने, उन लोगों के लिए खतरा था। वो भीड़ उन्हीं को कुचलने के लिए आ रही थी, यानी कि भीड़ का ही दोष ठहराया गया था, लोगों को ही दोष दे दिया। और जो जनरल डायर था उसको डायर पर कोई भी आरोप नहीं लगाया गया हंटर कमीशन में। फिर एक समिति था मालवीय समिति। इसमें कहा गया था कि नहीं, यहाँ पे जनरल डायर का ही गलती है, उसको गोली नहीं चलाना चाहिए था। तो कांग्रेस ने जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए मदन मोहन मालवीय समिति का गठन किया था। और इस समिति में मोतीलाल नेहरू जी थे, गांधी जी थे, C.R. दास, अब्बास तैयब जी, M.R. जायकर शामिल थे। इसे तहकीकात कमेटी भी कहा जाता है। और इसमें यही बोला गया था कि नहीं, इसमें जनरल डायर गलत था, वहाँ पे ऐसा कोई नहीं था, वहाँ पे जनता कोई नुकसान नहीं पहुँचा रहा था किसी भी अंग्रेज अधिकारी को। तो दोनों आप याद रख लीजिए, इम्पोर्टेंट है। अब हम लोग देखते हैं खिलाफत आंदोलन 1919 का कहानी है। खिलाफत आंदोलन तुर्की का विभाजन से संबंधित है ना। बहुत ज़्यादा फैक्ट्स नहीं पढ़ेंगे, जो काम का चीज़ है वही देखेंगे। तो भारतीय मुसलमान तुर्की के सुल्तान को इस्लाम का खलीफा मानते थे, है ना। इस्लाम का खलीफा पद बहुत बड़ा पद है, तो तुर्की का सुल्तान को मानते थे वहाँ का भारतीय मुसलमान। तो प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की मित्र देशों के विरुद्ध था। हाँ, ये लाइन हटा दीजिए, ये यहाँ से देखिए। युद्ध के समय ब्रिटिश राजनीतिज्ञों ने भारतीय मुसलमानों को वचन दिया था। क्या वचन दिया था? कि वे तुर्की का साम्राज्य को हानि नहीं पहुँचाएंगे। कब? जब तुर्की का मुसलमान उन लोगों का साथ देंगे। लेकिन अंग्रेज़ था, उनकी बातों पर कोई भरोसा नहीं था, है ना। और युद्ध के बाद ही तुर्की का दिया विघटन करके तुर्की को दिया बांट के। तो तुर्की लोगों के साथ तो अन्याय हो गया। तो तुर्की के साथ हुए अन्याय के विरुद्ध में 1919 में मोहम्मद अली
शौकत अली, अबुल कलाम आज़ाद, हज़रत मोहानी और अन्य लोगों के नेतृत्व में आंदोलन चलाया गया। अब तो इसके खिलाफ आंदोलन होना ही था, क्योंकि एक और अंग्रेज वादा किए थे यहाँ के मुसलमानों को, भारतीय मुसलमानों को, देखिए आप प्रथम विश्व युद्ध में हमारा साथ दीजिए, मैं तुर्की का विभाजन नहीं होने दूंगा। और भारतीय मुसलमान तुर्की के सुल्तान को ही खलीफा मानते थे, जैसा कि मैंने पहले लाइन में ही लिखा था, है ना। तो अब जैसे ही तुर्की का विभाजन हो गया तो यहाँ के जितने सारे भारतीय लोग थे सब अंग्रेज़ों से नाराज़ हो गए और एक आंदोलन का ऐलान किया, और वही आंदोलन है खिलाफत आंदोलन। मोहम्मद अली, शौकत अली, ये दो नाम आपको याद रखना है। इसने अपने पत्र कामरेड के माध्यम से खिलाफत आंदोलन का प्रचार प्रसार किया। ये पत्र आपको याद रखना है। और मोहम्मद अली, शौकत अली, ये दो नेतृत्व करता है आंदोलन का, मेन रोल प्ले करने वाले। इस आंदोलन को चलाने के लिए जो खिलाफत कमेटी बनी थी उसमें गांधी जी भी शामिल हुए थे, यानी कि इस आंदोलन में गांधी जी का भी योगदान है। अब अगर गांधी जी रहेंगे कोई भी आंदोलन में तो वो आंदोलन तो समझ ही रहे होंगे किस दिशा में जाएगा। तो गांधी जी ने इस आंदोलन को हिंदू मुस्लिम एकता के अवसर पर एक रूप में देखा। गांधी जी सोच लिए थे अगर इसमें हम किसी भी तरीके से अपनी नीति से तुर्की का विभाजन को रोकें या तो निश्चित ही हमें हिंदू मुस्लिम ने मतलब मुसलमानों का भी समर्थन प्राप्त होगा, और हुआ भी। हिंदू मुस्लिम एकता के अवसर के रूप में गांधी जी ने देखा कि इसके माध्यम से हम हिंदू मुस्लिम में एकता स्थापित कर सकते हैं। गांधी जी के पास एक अच्छा अपॉर्चुनिटी था। तो वर्ष 1920 के आरंभ में गांधी जी ने घोषणा की कि खिलाफत का प्रश्न संवैधानिक सुधारों तथा पंजाब के अत्याचारों से भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है ना, यानी कि इसको बहुत ही ज़्यादा हाईलाइट किए थे खिलाफत को। यदि तुर्की के साथ शांति संधि मुसलमानों को संतुष्ट नहीं करती तो वह असहयोग आंदोलन करेंगे, और वही किए गांधी जी। गांधी जी बोले कि यदि तुर्की के साथ शांति तरीके से संधि अगर नहीं होता है तो असहयोग आंदोलन किया जाएगा। जून 1920 में इलाहाबाद यानी कि वर्तमान प्रयागराज में सभी दलों का एक सम्मेलन हुआ, जिसमें स्कूलों, कॉलेजों, अदालतों का बहिष्कार का एक कार्यक्रम किया गया। इसी के साथ असहयोग आंदोलन का आरंभ महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया और नेतृत्व भी गांधी जी को ही सौंपा गया। देखिए शॉर्ट में हुआ क्या, इतना लंबा चौड़ा कहानी आपको याद नहीं रखना है। सबसे पहले अंग्रेज़ों का वादा था कि तुर्की को हम कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन तुर्की का दिया विघटन करके तो इसका विरोध हुआ। विरोध करने वाले मोहम्मद अली, शौकत अली जी थे, है ना, मोहम्मद अली, शौकत अली जी, जिसने कामरेड के माध्यम से भी एक पत्र था उसके माध्यम से इस आंदोलन का प्रचार प्रसार किया। फिर एक समिति बनाई गई थी, उसमें गांधी जी भी शामिल थे, लेकिन गांधी जी साफ साफ बोल दिए कि देखिए अगर उनको अपना हक नहीं मिलता है, यानी कि जो मांग है गांधी जी का अगर वो नहीं होता है, अगर शांतिपूर्ण तरीके से मुसलमानों के साथ न्याय नहीं होता है तो वो असहयोग आंदोलन करेंगे। और 1920 में इलाहाबाद में एक सभा रखा गया था, एक सम्मेलन हुआ, और इसी में गांधी जी ने ये बोला कि देखिए अंग्रेज़ों को किसी भी तरीके से सहयोग मत करो, ना ही अंग्रेजी सामान का उपयोग करना है, ना ही अंग्रेजी स्कूल में पढ़ना है, ना ही अंग्रेजी अधिकारियों से मदद लेना है ना, यानी कि स्कूलों, कॉलेजों, अदालतों सभी का बहिष्कार करो, तो देखिएगा हमें बहुत ही जल्द आज़ादी मिल जाएगी। ये गांधी जी ने ऐलान किया। तो महात्मा गांधी जी का बात था, कोई कैसे टाल सकता था। बस जैसे ही गांधी जी ऐलान किया आंदोलन शुरू हो गया। गांधी जी का कौन सा आंदोलन? असहयोग आंदोलन 1920 से 22 तक चला था। 2 साल में ही ये समाप्त हो गया था। हालांकि इसी में गांधी जी ऐलान कर दिया था कि हमें निश्चय ही आज़ादी मिल जाएगी, लेकिन हुआ नहीं, ऐसा कुछ और हो गया। गांधी जी का नीति था अहिंसात्मक नीति, लेकिन इसी आंदोलन में हिंसात्मक घटना देखने को मिलती है। हिंसात्मक, देखते हैं क्या क्या हुआ। तो अंग्रेजों की शोषणकारी नीति, रॉलेट एक्ट, जालियांवाला बाग हत्याकांड,
खिलाफत का मुद्दा, सरकार की दमनकारी नीतियाँ आदि सभी ने गांधी जी को एक नए आंदोलन हेतु प्रेरित किया। सिर्फ एक रीज़न नहीं था ये खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन यानी कि तुर्की का जो विभाजन किया गया, सिर्फ यही कारण नहीं था। इतना बड़ा हत्याकांड जो हुआ था जालियांवाला बाग में, ये भी रीज़न था। साथ ही साथ खिलाफत का मुद्दा है ना, सरकार का जो दमनकारी नीति है और रॉलेट एक्ट है जिसमें गांधी जी को ही गिरफ्तार किया गया था। सैफुद्दीन किचलू, सत्यपाल को गिरफ्तार किया गया था, है ना। तो इतना सारा मुद्दा शामिल था। तो गांधी जी को बहुत ही बड़ा अवसर मिला अंग्रेज़ों को भगाने के लिए। असहयोग आंदोलन, अंग्रेज़ों को सहयोग मत करो, है ना, किसी प्रकार का हिंसा नहीं करना है। उन लोग को अंग्रेजी प्रोडक्ट्स सभी प्रकार का, चाहे स्कूल हो, स्कूल में पढ़ना नहीं है, कॉलेज नहीं जाना है अंग्रेज़ों का। अदालतों में भी अगर अंग्रेज अधिकारी हैं तो वहाँ पे नहीं जाना है। सभी चीज़ का बहिष्कार करो, अंग्रेज़ों को अपने लॉस होगा और वो भारत छोड़ने के लिए मजबूर हो जाएंगे। तो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरुआत किया। कब से? डेट के साथ आप याद रखिए, 1 अगस्त 1920, ये आपका इम्पोर्टेंट है। सितंबर 1920 में कलकत्ता में कांग्रेस के एक विशेष अधिवेशन का आयोजन किया गया। कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन यहाँ पे हो रहा है। इस अधिवेशन में गांधी जी इस योजना को स्वीकृति मिली कि जब तक पंजाब या खिलाफत संबंधी अत्याचारों पर उचित कार्रवाई नहीं होती, स्वराज स्थापित नहीं होता, तब तक सरकार से असहयोग किया जाएगा। यानी कि गांधी जी का असहयोग आंदोलन जारी रहेगा जब तक कि उसके हित में फैसला नहीं आ जाता, यानी कि स्वराज स्थापित नहीं हो जाता। स्वराज तक का बात यहाँ पे किया गया था। तो कलकत्ता कांग्रेस के विशिष्ट अधिवेशन में कांग्रेस ने सरकार से असहयोग के लिए निम्न कार्यक्रम बनाए थे। इतना सारा कार्यक्रम है कि यानी कि असहयोग आंदोलन के तहत क्या क्या कदम उठाया गया था। एक है सरकारी शिक्षा संस्थाओं का बहिष्कार करना है, अदालतों का और विधानमंडलों का बहिष्कार करना है, विदेशी वस्त्रों का त्याग करना है, सरकारी उपाधियों एवं सम्मान का भी त्याग करना है, सरकारी नौकरियों से इस्तीफा दे देना है, खादी वस्त्रों का ही उपयोग करना है। फिर सरकारी करों का भुगतान नहीं करना है, सरकारी कानूनों को शांतिपूर्वक उल्लंघन करना है ना, शांतिपूर्वक उल्लंघन, यहाँ पे ये बात इम्पोर्टेंट है। कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन है, ये लाइन थोड़ा सा हटाइए इसको। अब यहाँ पे हो जाता है एक कांड फिर से, चौरी चौरा कांड और असहयोग आंदोलन का स्थगन। देखिए जिस तरीके से ये आंदोलन चला तो गांधी जी को लगने लगा कि अब जिस तरीके से आंदोलन हो रहा है और जितने सारे गांधी जी सोचे थे, यानी जिन लक्ष्यों को रखे थे गांधी जी, वो नहीं मिल रहा था। यानी कि हमें आज़ादी तो नहीं मिल रहा था असहयोग आंदोलन के माध्यम से, तो गांधी जी को चाहिए था कुछ बहाना जिससे कि आंदोलन को वापस लिया जा सके। डायरेक्ट नहीं ले पाते ना, तो बस 1922 में 5 फरवरी का दिन था, हो गया एक हिंसात्मक घटना। तो गांधी जी को मौका मिल गया इस आंदोलन को वापस लेने के लिए, और इसके बदले गांधी जी कुछ और करना चाहते थे, क्योंकि इस तरीके से आंदोलन आज़ादी तो नहीं मिलने वाले थे। तो 5 फरवरी 1922 को संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश में गोरखपुर जिले के चौरी चौरा नामक स्थान पर 3000 किसानों के एक कांग्रेसी जुलूस पर पुलिस द्वारा गोली चलाने से नाराज भीड़ ने पुलिस थाने पर हमला कर दिया और आग लगा दिया और 22 पुलिसकर्मी मारे गए, है ना। 5 फरवरी को देखिए, 5 फरवरी को चौरी चौरा नामक स्थान पर क्या हुआ, किसानों का एक जुलूस था, कांग्रेसी जुलूस, तो वहाँ पे पुलिस द्वारा कुछ गोलीबारी किया गया था, जिस कारण से वहाँ का जितने सारे किसान लोग थे पुलिस थाने पर ही हमला कर दिया, वहाँ पे आग लगा दिया और 22 पुलिसकर्मी जिंदा जल गए। तो ये तो हो गया हिंसात्मक घटना, मारपीट पूरा। तो इसी घटना से व्यथित होकर के गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को स्थगित करने का घोषणा किया, पोस्टपोन कर दिया असहयोग आंदोलन को। फिर मोतीलाल नेहरू, CR दास, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस जैसे नेताओं ने गांधी जी के इस कदम की
आलोचना की। अब देखिए, जैसे ही चौरी चौरा यानी कि पूरा भारत है यहाँ पे, मान के चलिए, रफ डायग्राम समझिए, छोड़िए हटाइए, ऐसा समझिए, ये भारत है। अब भारत के किसी हिस्से में मान के चलिए अगर कोई घटना होती है तो लोगों का कहना था कि क्यों ना, अगर इस जगह पर अगर कोई घटना होती है तो यहाँ पे आंदोलन को स्थगित कर लो। पूरा भारत में आंदोलन स्थगित करने का क्या ज़रूरत था। अगर चौरी चौरा में हत्याकांड हुआ है तो इस जगह पर सिर्फ अगर आंदोलन को स्थगित किया जाता तो थोड़ा सही था, लेकिन गांधी जी कंप्लीट असहयोग आंदोलन ही वापस ले लिए थे। अब गांधी जी का मानना था, गांधी जी को लग गया था कि इस तरीके से आज़ादी नहीं मिलेगी, यानी कि आज़ादी अभी दूर है और कदम हमें उठाना पड़ेगा, ये गांधी जी को लग गया था। इसीलिए कंप्लीट असहयोग आंदोलन को वापस लिए थे। लेकिन और भी नेता इस चीज़ को नहीं समझे थे, जिसमें मोतीलाल नेहरू जी थे, CR दास, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस जी, ये लोग नहीं समझे और गांधी जी के इस कदम की आलोचना किया। देश के विभिन्न भागों में मिलीजुली प्रतिक्रिया हुई। स्थिति का लाभ उठाने हेतु सरकार ने बड़े कदम उठाने का निश्चय किया, है ना। और 10 मार्च 1922 को गांधी जी गिरफ्तार कर लिए गए। अब यहाँ पे गांधी जी का एक तो सब कोई विरोधी होने लगा, असहयोग आंदोलन वापस ले लिया ना, सभी जनता में मनोबल था अभी, लेकिन गांधी जी सबको मनोबल मतलब सबका मनोबल तोड़ दिए, असहयोग आंदोलन वापस हो गया, सब कोई गांधी जी का एंटी हो गए। तो अंग्रेज़ों को मौका मिल गया गांधी जी को मुकदमा मतलब गांधी जी पर मुकदमा चलाने का और गिरफ्तार करने का, और हुआ भी। 10 मार्च को गांधी जी को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया, यानी कि मौका में चौका मार दिया अंग्रेज, और गांधी जी पर मुकदमा चलाया गया और 6 वर्ष की सज़ा दी गई। लेकिन गांधी जी ठहरे, जेल में ही भूख हड़ताल शुरू कर दिया, तो गांधी जी का तबीयत बिगड़ने लगा। तो मजबूरन 5 फरवरी 1924 को ही गांधी जी को वहाँ से रिहा करना पड़ा, क्योंकि गांधी जी का तबीयत काफ़ी बिगड़ रहा था, बीमारी तक हो चुका था। बीमारी के कारण गांधी जी को समय से पूर्व ही छोड़ दिया गया, और छोड़ने के बाद ही गांधी जी अपना रंग वापस दिखा दिए, तुरंत बेलगांव पहुंच गए और वहाँ पे अधिवेशन की अध्यक्षता भी किए थे। लेकिन ये सब हम लोग पढ़ेंगे कुछ टॉपिक के बाद, क्योंकि अभी यहाँ पे काफ़ी सारा चीज़ होता है। असहयोग आंदोलन के दौरान जैसे ही असहयोग आंदोलन गांधी जी वापस लिए तो गांधी जी के विरोध में यहाँ पे क्रांतिकारी आंदोलन का दूसरा चरण शुरू होता है। हमने आपको बताया था कि पहला चरण कब शुरू हुआ था, बंगाल विभाजन के टाइम पे, हमने पढ़ा उस चीज़ को। अब क्रांतिकारी आंदोलन का दूसरा चरण शुरू हो रहा है असहयोग आंदोलन को स्थगित करने के बाद, क्योंकि अब लोगों को लगा कि गांधी जी पता नहीं क्यों असहयोग आंदोलन को पोस्टपोन किए, ये समझ में नहीं आया। मोतीलाल नेहरू थे, CR दास थे, जितने सारे नेता थे, सबको ये लगा कि देश का किसी कोने में अगर कोई घटना होती है तो इसकी सज़ा संपूर्ण देश को हम क्यों दें। तो लोगों को लगा कि अब हमें गांधी की आवश्यकता नहीं है, अब अपने लड़ाई हम खुद लड़ेंगे। लेकिन कैसे, तो क्रांतिकारी तरीके से, यानी कि हिंसात्मक तरीके से। और यहीं पे हम लोग पढ़ेंगे अब भगत सिंह के बारे में, चंद्रशेखर आज़ाद जी के बारे में, जो क्रांतिकारी दल के नेता थे और वो गरम दिल के नेता थे, है ना। और स्वराज पार्टी को भी हमें पढ़ना है, और क्रांतिकारी आंदोलन का द्वितीय चरण यहाँ से हमारा शुरू है। उससे पहले कुछ टॉपिक आप लोग याद रख लीजिएगा कि समकालीन अन्य आंदोलन, इसी टाइम पे 1923-24 में कुछ आंदोलन और हुए थे। ज़्यादा डिटेल्स में याद रखने की ज़रूरत नहीं है, सीधा सीधी याद रख लीजिएगा। जैसे कि झंडा सत्याग्रह 1923 में हुआ था। प्रमुख तथ्य ये है कि कांग्रेस के ध्वज के प्रयोग को रोकने के विरुद्ध में ये आंदोलन हुआ था। फिर वालसाड सत्याग्रह गुजरात में हुआ था। डकैती कर के विरोध में इस आंदोलन का हुआ था 1923 में। गुरु का बाग सत्याग्रह ये हुआ था पंजाब में। अपदस्थ महंत और नवगठित शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के मध्य, ये छोड़ दीजिए, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये भी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये वाला इम्पोर्टेंट है। वाइकम सत्याग्रह 1924-25 में मंदिर में प्रवेश हेतु टी.के. माधवन के द्वारा किया गया था। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। टी.के. माधवन आपको याद रखना है,
ये मंदिर में प्रवेश करने से संबंधित था। कुछ जनजाति लोग था जिसको मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया जा रहा था, जिस कारण से इसका विरोध हुआ था 1924-25 में। और एक इम्पोर्टेंट ये भी है ना, पालसाड़ सत्याग्रह। ये डकैती करके विरोध में हुआ था। अंग्रेज खुद घरों में डकैती करवाता था, चोरी करवाता था और टैक्स वसूल करता था। तो ये सब आपको आप पढ़ लीजिएगा और याद रख लीजिएगा। कुछ इम्पोर्टेंट तथ्य हमने यहाँ पे डाला है, जैसे कि असहयोग आंदोलन के समय में वर्ष 1920 में गांधी जी ने अपना केसरी हिंद पदक वापस कर दिया, जो उन्हें ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान किया गया था। सीधा याद रख लीजिए। वर्ष 1920 में कलकत्ता में हुए कांग्रेस का विशेष अधिवेशन हुआ था और इसकी अध्यक्षता किए थे हमारे लाला लाजपत राय जी। इम्पोर्टेंट है। वर्ष 1921 में अहमदाबाद कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे हकीम अजमल खान ने। असहयोग आंदोलन के समय मोहम्मद अली जिन्ना, G.S. खारपर्डे, विपिन चंद्र पाल, एनी बेसेंट जैसे नेताओं ने कांग्रेस का पद छोड़ दिया था। तो ये सब कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है। अब है स्वराज पार्टी। जैसे ही असहयोग आंदोलन गांधी जी वापस लिए, भारत में समझो भूचाल आ गया। सब लोग गांधी जी का ही एंटी हो गए, सब अपना अलग अलग पार्टी बनाने लगे। क्रांतिकारी आंदोलन इधर शुरू हो गया, दूसरा चरण, है ना। तो स्वराज पार्टी को भी, हालांकि आज का ड्यूरेशन तो 1 घंटा हो गया क्लास का, एक काम करते हैं इसको, यानी कि आज का क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं और बाकी जितने सारे टॉपिक हैं कल हम लोग कंप्लीट कर देंगे इसको। काफ़ी सारा चीज़ें कल फिर 1 घंटा का ड्यूरेशन में ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। आज हमने काफ़ी सारा चीज़ पढ़ा। तो आज का सेशन हम लोग यहीं तक रखते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।